Now the topic is tree recursion. Now in this particular topic, what happens is कि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कॉल लगाते थे सेम फंक्शन को फ्रॉम विद इन, दैट इज कि सपोज अगर मेरे पास एक फंक्शन है, तो ये मेन फंक्शन है हमारे पास, एंड देन फ्रॉम दिस मेन फंक्शन सपोज डू समथिंग फंक्शन इज देयर, राइट? सो डू समथिंग को यहां पर डिफाइन कर देते हैं, विच इज स्टैटिक void do something। और अभी तक जो लीनियर रिकर्जन हम देख रहे थे उसमें डू समथिंग फ्रॉम विद इन इटसेल्फ इज गोइंग टू कॉल इटसेल्फ ओनली वन टाइम, है ना? तो आप लोग कुछ ऐसा लिखोगे, दैट इज सम लॉजिक इज गोइंग टू बी देयर एंड देन डू समथिंग को फंक्शन कॉल लगेगी, लेकिन सिर्फ एक बार, राइट? बट अगर हम लोग एक की जगह दो बार इस फंक्शन को कॉल लगाने लग जाएं सेम फंक्शन के अंदर से, या तीन बार या चार बार या एन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज ट्री रिकर्शन। ठीक है, ट्री रिकर्शन का सिंपल सा मतलब है कि फंक्शन अपने अंदर से खुद को एक से ज्यादा बार कॉल लगाता है। नाउ हाउ डज दिस मेक एनी डिफरेंस, दैट वी हैव टू सी। ठीक है, तो सपोज ये मेन फंक्शन है और हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, विच इज फिबोनाची सीरीज का। तो फिबोनाची सीरीज होती क्या है? सो वी नो दैट लास्ट टू टर्म्स का सम जो है वो थर्ड टर्म को या न्यू टर्म को बिल्ड करता है, और फर्स्ट टू टर्म्स आर फिक्स, दैट है जीरो एंड वन। तो अगर आपकी फर्स्ट टर्म जीरो है, सेकेंड टर्म आपकी वन है, तो ये पूछता है कि थर्ड टर्म क्या होगी? तो ऑब्वियसली थर्ड टर्म इज गोइंग टू बी द addition of the last two terms, that is 0 plus 1, which is 1 itself. Then what will be the next term? तो next term जो है वो addition of the last two terms होगी, that is 1 plus 1, which is 2. Right, then what is the next term? So last two terms का addition, which is 1 plus 2, that is 3. Then what is the next term? So 2 plus 3, that is 5. What is the next term? 5 plus 3, that is 8, and so on. Right, so this is how Fibonacci series is made, right? अब हमें इसका लॉजिक लिखना है। तो टास्क क्या होने वाला है जो हमारा फंक्शन करने वाला है इन द रिकर्सिव कॉल्स? तो सिंगल टास्क होने वाला है लास्ट टू टर्म्स का एडिशन। ठीक है, ये रहने वाला है हमारा टास्क। नाउ लेट अस फ्रेम दिस हियर। तो अगर मैं सबसे पहले इसके लिए कोई रिकरेंस रिलेशनशिप बनाती हूँ सपोज, तो नाउ आई एम आस्किंग कि व्हाट इज फीबो ऑफ एन। तो आप बोलोगे दैट फीबो ऑफ एन, सपोज n is 5, ठीक है, that is what is the fifth term in the Fibonacci series। तो आप सिंपली बोलोगे कि that if you want to know that what is Fibonacci series for fifth term, what is Fibonacci number for the, what is the result of the fifth term, then you should know कि what is the fourth term, और इसके साथ आप ऐड कर दो Fibo of third, that is third term को ऐड कर दो। now there are two unknowns here, है ना? यहाँ पे आपके पास टू अननोन्स हैं विच आर फीबो ऑफ फोर। तो फीबो ऑफ फोर के लिए आप बोलोगे कि भाई मेरे पास फीबो ऑफ थ्री होना चाहिए, दैट इज थर्ड टर्म क्या है, और मेरे पास होनी चाहिए फीबो ऑफ टू, दैट इज सेकेंड टर्म क्या है। अगर ये दोनों मुझे पता है तो आई कैन फाइंड इट आउट, लेकिन साथ में हमें फीबो ऑफ थ्री को भी निकालना पड़ेगा। मतलब एक आपका जो फंक्शन कॉल है या फिर एक आपका जो लॉजिकल सेक्शन है जिसमें आप फीबो ऑफ फोर प्लस फीबो ऑफ थ्री कर रहे हो, वो दो अननोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हर बार वो एक अननोन के ऊपर डिपेंडेंट होता था, उसके लिए आप एक फंक्शन कॉल लगाते थे, लेकिन इस बार इट इज डिपेंडेंट ऑन टू अननोन्स, दैट आर फीबो फोर एंड फीबो थ्री। तो आपको इसी सेम फंक्शन से, विच इज जो आपने कॉल लगाई है फीबो फाइव के लिए, उसी सेम फंक्शन के अंदर यू हैव टू फाइंड टू अननोन्स। तो यहां से दो फंक्शन कॉल्स लग रही हैं, एक फीबो फोर के लिए और एक फीबो थ्री के लिए। तो फीबो फोर बोलता है मुझे फीबो थ्री और फीबो टू चाहिए, वेर एज फीबो थ्री बोलता है कि मुझे चाहिए फीबो टू और साथ में मुझे चाहिए फीबो ऑफ वन। ठीक है, अगर मेरे पास ये दोनों टर्म्स होंगी तो ऑब्वियसली आई कैन डू इट। ऑलराइट, अब यहां से आप फीबो फोर को देखोगे दैट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टू टर्म्स विच आर फीबो थ्री एंड फीबो टू। नाउ आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म तो पहले से ही पता है, दैट इज दे आर द बेस केसेस, तो उसको आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। बट जो फीबो थ्री है वो स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट। सो फीबो थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज फीबो टू प्लस फीबो ऑफ वन। ठीक है, इसी तरीके से फीबो थ्री किस किस पर डिपेंडेंट था? सो फीबो थ्री डिपेंडेंट था फीबो ऑफ
2 पर और फीबो ऑफ 1 पर, और ये दोनों ही बेस केसेस हैं। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा जब आप कॉल लगाने जाओगे दैट व्हाट इज फीबो ऑफ 2। So it is not addition of FIBO of 1 and FIBO of 0, rather you'll simply say that FIBO 2 is 1, क्योंकि सेकेंड टर्म आपको पता है that it is equals to 1, और साथ में आप कॉल लगाओगे FIBO of 1 को, तो FIBO of 1 भी फिक्स है which is 0। तो आपको यहाँ से ये आपके बेस केसेस बनते हैं और बेस केसेस में आपको डायरेक्टली वैल्यूज मिलती हैं, तो दैट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर एज वेल। वेयर एज FIBO 3 वाली जो कॉल थी वो दो चीजों पर डिपेंडेंट थी, FIBO of 2 और FIBO of 1। अगेन दे आर द बेस केसेस, तो कॉल तो यहां से भी लगेगी इनको कि FIBO of 2 की वैल्यू क्या है, लेकिन ये बेस केस है तो इसलिए आपको आंसर मिल जाएगा 1। एंड सिमिलरली एक और कॉल लग रही है बच्चेस कि FIBO of 1 क्या है, एंड अगेन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 0। सो दिस इज हाउ दिस होल थिंग इज वर्किंग, राइट। तो आपने FIBO of 5 से शुरू किया, आपको आंसर मिला दैट इट इज एडिशन ऑफ FIBO of 4 प्लस FIBO of 3। देन FIBO of 4 क्या है, तो FIBO of 3 प्लस FIBO of 2, राइट। लेकिन इसमें एक और अननोन था FIBO of 3, तो वो आपने फिर से एक फंक्शन कॉल लगा लिया दैट इज it is addition of 2 plus 1, right? FIBO of 2 plus FIBO of 1. So this is how the recurrence relationship is being shown, right? अब हम इसको सेम अगर implement करना चाहें then how would we do that? Let us see. So यहाँ पर suppose हमारे पास एक function है which is a static in nature. Now it is a static because your main function is static. So static function को static reference ही call किया जा सकता है। So that's why, right? और इसका return type क्या है, कुछ integer value obviously return करता है, तो integer is the return type। And then the next question is what is the name of the function? So it is FIBO, और ये कितने arguments accept करता है, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही argument accept करता है, तो this int n is our parameter। और यहाँ से the first thing is कि form your base cases। तो base case आपके पास दो हैं इस बार। एक है अगर n की वैल्यू दैट इज आप फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो हम रिटर्न कर देंगे 0 बिकॉज 0 इज आवर फर्स्ट टर्म। अगर आप लोग सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो दैट इज n इक्वल्स टू 2, तो वो भी हमारा फिक्स्ड है दैट इज इट इज इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर आप किसी और केस के लिए अंदर आए हो दैट इज FIBO of 3, FIBO of 4 या FIBO of 5 के लिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिजल्ट हियर, राइट, या फिर कैलकुलेट द न्यू टर्म। और न्यू टर्म कैसे बनती है, सो हम बोल रहे हैं न्यू टर्म इज इक्वल्स टू FIBO of n minus 1 प्लस FIBO of n minus 2। दैट इज अगर आप 5 के लिए आए हो, न्यू टर्म इज फिफ्थ टर्म, देन फिफ्थ टर्म आपको कैसे मिलेगी, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे रेकरेंस रिलेशनशिप में भी मेंशन किया हुआ था दैट इट इज एडिशन ऑफ FIBO of n minus 1 प्लस n minus 2, है ना। और अब जो भी टर्म हमारे पास आई है उसको हम एज इट इज रिटर्न कर देते हैं, दैट इज द न्यू टर्म, राइट। अब इसको हम फंक्शनली ये कैसे काम कर रहे हैं दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी, पर हम एक चीज जरूर देख सकते हैं कि इस FIBO फंक्शन के अंदर से यहाँ पर दो बार FIBO को कॉल लगा हुआ है, राइट। दैट इज FIBO of n minus 1 को कॉल लगाए और साथ में FIBO of n minus 2 को भी कॉल लगाए। तो एक फंक्शन के अंदर से सेम फंक्शन को दो बार कॉल लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्री रिकर्शन, राइट। नाउ वी वांट टू सी कि हाउ इज इट एक्चुअली वर्किंग, ठीक है, ताकि हमारी जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएं। सो लेट अस सी। सबसे पहला काम, इसको कॉल कराते हैं और इसको चेक करते हैं फिर इज वर्किंग परफेक्टली फाइन और नॉट। यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा हम उसे प्रिंट कराना चाहते हैं। सो system.out.println एंड FIBO of 5 को हम प्रिंट कराना चाहते हैं। लेट अस रन इट। सो आफ्टर रनिंग इट द आंसर इज कमिंग आउट एज 3, कि शायद हमारा जो फिफ्थ टर्म है इट इज इक्वल्स टू 3, ऑल राइट। उसके बाद हम बोलते हैं एट्थ टर्म बताओ क्या है। सो लेट अस रन इट अगेन और इस बार चेक करते हैं दैट व्हाट इज द एट्थ टर्म, इट इज सेइंग 13, तो 13 रहा होगा, ऑल राइट। सो इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली करेक्टली। अब इसमें आप लोग ना एक डिस्टिंक्शन आपको मिलती है, दैट इज जीरो को ना कभी कभी जीरोथ टर्म बोला जाता है इंस्टेड ऑफ फर्स्ट टर्म, दैट इज f0 इक्वल्स टू 0 होता है एंड f1 इक्वल्स टू 1 होता है, ऐसा कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। द पॉइंट इज नॉट अबाउट दिस कि फर्स्ट टर्म क्या है और सेकेंड टर्म क्या है, द पॉइंट इज हाउ दिस होल थिंग इज वर्किंग, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना अगर कोई आपको बोलता है कि जीरोथ टर्म 0 है
एंड फर्स्ट टर्म 1 है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। बस आपको यहाँ पे दो चेंजेस करने पड़ेंगे, दैट इज हमें दो टर्म्स पता है, जीरो और फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू अगर जीरो होगा तो जीरो रिटर्न हो जाएगा, और n इक्वल्स टू 1 होगा तो फर्स्ट टर्म रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म से शुरू किया है, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट है। ठीक है, सो जैसे भी आपको क्वेश्चन में सीरीज मिले, उसमें जो भी बोला गया है उसको आपको ध्यान से देखना है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक दीज n इक्वल्स टू 1 और 0, जो भी वहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम इसे करते हैं ड्राई रन। सो नाउ लेट अस सी दैट हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे स्टैक फ्रेम की हेल्प से, जो हम लोग लास्ट क्लासेस में भी कर रहे थे, अगर हम उसकी हेल्प से इसे देखना चाहते हैं दैट हाउ इज इट वर्किंग एग्जैक्टली, सो सबसे पहले तो सिंपल कॉल स्टैक के थ्रू देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे दैट व्हाई आर वी कॉलिंग एट ट्री रिकर्जन। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे बिल्ड किया एक अपना स्टैक फ्रेम। ठीक है, दिस इज आवर स्टैक। सबसे पहले कॉल स्टैक बिल्ड किया, सो दिस इज आवर कॉल स्टैक। और यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन जो हमारे पास आया, इट इज मेन फंक्शन। सो दिस इज सपोज आवर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में सबसे पहला कॉल लगा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फीबो ऑफ 8। ठीक है, यहाँ पे फीबो ऑफ 8 की जगह फीबो ऑफ 5 को कॉल करते हैं। सो फीबो ऑफ 5 को यहाँ पर कॉल हो चुका है, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने बोल दिया कि उसे प्रिंट करा देना। ऑल राइट, सो नाउ फीबो ऑफ 5 को कॉल लग चुका है, सो दिस पर्टिकुलर फर्स्ट फंक्शन विल कम हियर। ठीक है, मैं साथ साथ में आपके पास एक डायग्राम भी ड्रॉ करते जा रही हूँ सो दैट हम लोग इसे अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला जो कॉल है वो मेन फंक्शन को लगा है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर से कॉल लग चुका है फीबो ऑफ 5 को। ठीक है, फीबो ऑफ 5 को। ऑल राइट, तो यहाँ पर इसका मतलब n की वैल्यू जो स्टोर हुई है, इट इज इक्वल्स टू 5, एंड यू नो दैट दिस इज अ लोकल वेरिएबल, तो n के अंदर 5 स्टोर हो चुका है, एंड दिस होल कोड विल बी कॉपी पेस्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर स्टैक फ्रेम, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैक फ्रेम। इस स्टैक फ्रेम के अंदर क्या आता है, लोकल वेरिएबल्स आ जाते हैं, कुछ रजिस्टर्स, एंड साथ में आपका पूरा कोड, तो आपका इंस्ट्रक्शन सेट। अब सबसे पहले आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को चलाया, दैट इज क्या n की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, ऑफ कोर्स नॉट। क्या 2 है, बिल्कुल नहीं। देन द थर्ड थिंग इज कि अगर दोनों ही नहीं है तो सबसे पहले फीबो ऑफ n माइनस 1 को कॉल कर दो। तो यहां से हमने कॉल लगा दी है फीबो ऑफ n माइनस 1। ना तो वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ n इज 5, तो n माइनस 1 का मतलब हो गया 4, राइट। तो यहां से कॉल लग गया है फीबो ऑफ 4 को, राइट। दिस इज फीबो ऑफ 4, तो इसका मतलब है इसके n के अंदर क्या स्टोर हो चुका है, 4। तो फीबो ऑफ 5 ने फर्स्ट कॉल किसको लगाया है, फीबो ऑफ 4 को। ऑल राइट, देन इट इज सेइंग कि फिर से स्टैक फ्रेम आता है तो क्या होता है, पूरा कोड लोड होता है ना, लोकल वेरिएबल्स आते हैं, तो फिर से कोड चलना शुरू हो गया। इस बार किसके लिए चल रहा है, n इक्वल्स टू 4 के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, n इज नॉट इक्वल्स टू 1, n इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 2। नाउ न्यू टर्म पे हमने पहली कॉल लगा दी, दैट इज फीबो ऑफ n माइनस 1 को। तो यहां से कॉल लग चुकी है फीबो ऑफ n माइनस 1 विच इज 3। तो नया स्टैक फ्रेम लोड होगा, इस बार आपका स्टैक फ्रेम है फीबो ऑफ 3 के लिए। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं स्टैक फ्रेम, और ये है फीबो ऑफ 3 का स्टैक फ्रेम। ठीक है, इसका मतलब है n के अंदर क्या आ चुका है, 3। देन अगेन पूरा कोड लोड होगा, स्टैक फ्रेम आया है तो n इक्वल्स टू 1 नहीं है, n इक्वल्स टू 2 भी नहीं है, बिकॉज n इक्वल्स टू 3 है। देन न्यू टर्म आया, और इसके अंदर सबसे पहला कॉल लगेगा फीबो ऑफ n माइनस 1 विच इज फीबो ऑफ 2 को। अब फीबो ऑफ 2 को कॉल लगा तो ऑब्वियसली उसका भी स्टैक फ्रेम यहाँ पे लोड होगा। सो यहाँ पर फीबो ऑफ 2 का स्टैक फ्रेम आया, एंड देन यहाँ पे भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज फीबो ऑफ 2 को कॉल लग चुका है। देन अगेन पूरा कोड यहाँ पे लोड हुआ, एक एक करके इंस्ट्रक्शंस चलने लग गए। तो क्या n इक्वल्स टू 1 है, नहीं, बट n इक्वल्स टू 2 है इस बार। तो n इक्वल्स टू 2 का मतलब है रिटर्न 1। तो यहां से जो इंस्ट्रक्शन अब चली वो है रिटर्न 1। अब ये 1 कहाँ रिटर्न होकर जाएगा, तो जहां से कॉल लगी थी उस कॉल को रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब जो न्यू टर्म आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें फीबो ऑफ 2 की जगह 1 आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो रिटर्न लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो ये स्टैक के बाहर जाएगा स्टैक फ्रेम, एंड द नेक्स्ट थिंग इज फीबो ऑफ 2 को कौन रिप्लेस कर देगा, द एक्चुअल वैल्यू विच इज इक्वल्स टू अभी अभी जो हमने रिटर्न किया विच इज इक्वल्स टू 1।
और 1 के साथ एक नई कॉल लग जाएगी, तो फीबो ऑफ n-1 तो सॉर्ट हो गया। अब कॉल लगेगा फीबो ऑफ n-2, तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1, तो एक और नया स्टैक फ्रेम आया। ठीक है, अब ये वाला जो स्टैक फ्रेम है ये किसके लिए आया है? 1 के लिए, राइट। अगेन पूरा कोड चलेगा, दैट इज क्या n की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है? ऑफ कोर्स। अगर है तो क्या रिटर्न कर दो? 0। तो यहां से रिटर्न होकर जाएगा 0, एंड यू पीपल नो दैट ये 0 रिटर्न होकर कहां जाएगा? जहां से इसको कॉल लगी थी। तो लेट अस शो दिस इन दिस ट्री स्ट्रक्चर एज वेल, कि फीबो ऑफ 3 ने एक और फंक्शन को कॉल लगाया है विच इज फीबो ऑफ 1। ठीक है, फीबो ऑफ 1 को भी कॉल लगा दिया है, ऑल राइट। एंड इसने क्या रिजल्ट दे दिया? तो इसने रिटर्न करके रिजल्ट दिया था 1, और फीबो ऑफ 1 रिटर्न कर रहा है यहाँ पे 0। ठीक है, और ये 0 हम कैप्चर करा लेते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे। सो यहाँ पर हमने बोल दिया कि क्या रिटर्न में आया है? वैल्यू 0। ठीक है, और ये वाला स्टैक फ्रेम भी चला गया है स्टैक से, बिकॉज जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आता है तो स्टैक फ्रेम को स्टैक से निकाल दिया जाता है। नाउ फीबो ऑफ 3 को फीबो ऑफ n-1 और n-2 दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, और ये हमने स्टोर करा लिया है किसके अंदर? न्यू टर्म के अंदर। ठीक है, न्यू टर्म के अंदर हमने ये एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स स्टोर करा लिया है, और उसके बाद इसी न्यू टर्म को हम रिटर्न कर रहे हैं। अब ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगी? जिसने इसको कॉल किया था। तो न्यू टर्म इज इक्वल्स टू 1 + 0, दैट इज इक्वल्स टू 1, और ये 1 रिप्लेस कर देगा फीबो ऑफ 3 को। तो यहाँ पर हम लोग को 1 मिल चुका है। तो इस वाले स्टैक फ्रेम को हम निकालेंगे, एंड देन फीबो ऑफ 3 को रिप्लेस कर दिया है 1 ने। देन द नेक्स्ट फंक्शन कॉल इज देयर विच इज फीबो ऑफ n-2। तो यहां से कॉल लग चुका है n-2, दैट इज 4 - 2 विच इज 2 इटसेल्फ। तो एक नया स्टैक फ्रेम आया, लोड हुआ, जिसके अंदर n की वैल्यू थी 2। n फिर से एक बेस केस है, तो यहां से रिटर्न हो जाएगा 1, और ये रिप्लेस होके कहाँ जाएगा? जहां से इसे कॉल आई थी, दैट इज फीबो ऑफ 2 से इसको कॉल आई थी। तो 1 यहाँ पर सेट हो जाएगा ना। 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, और ये 2 जो है वो किसके अंदर स्टोर है? न्यू टर्म के अंदर। ठीक है, और अब आप ये किसको रिटर्न कर दोगे? क्योंकि ये पूरा काम आप लोगों ने इस स्टैक फ्रेम का कर लिया है, तो यहाँ से न्यू टर्म विल बी रिटर्न बैक टू द कॉलर। तो कॉलर यहाँ पर है फीबो 4, तो इसको हम रिटर्न करके दे देते हैं दैट द वैल्यू ऑफ फीबो 4, दैट इज फोर्थ टर्म इन दिस सीरीज, इज बेसिकली इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमने ये चीज रिटर्न करके फीबो ऑफ 4 को दे दी है। सो फीबो ऑफ 4 को मिल चुकी है वैल्यू 2, पर साथ में एक और कॉल लग रही है विच इज फॉर फीबो ऑफ n-2, दैट इज फीबो ऑफ 3, दैट इज 5 - 2 इज 3। तो यहाँ से एक और कॉल लग चुकी है, यहाँ से 2 तो हमें रिटर्न में मिल चुका है फॉर द फर्स्ट कॉल फीबो ऑफ n-1 के लिए, पर दूसरी कॉल लग रही है विच इज फॉर फीबो ऑफ 3। ठीक है, तो यहां से हमने एक नया स्टैक फ्रेम बनाया। इस नए स्टैक फ्रेम के अंदर हमने 3 डाला, बिकॉज द लोकल वेरिएबल दैट इज योर पैरामीटर वैल्यू इज नाउ इक्वल्स टू 3। अब हम बोल रहे हैं कि फिर से इसके अंदर पूरा कोड लोड होगा। अभी एक नया स्टैक फ्रेम है ना, तो सब कुछ स्टार्टिंग से चलेगा। क्या n की वैल्यू 1 है, 2 है? नहीं। अगर नहीं है तो न्यू टर्म कैलकुलेट करना है। न्यू टर्म के लिए पहली कॉल जो लगेगी इट विल बी इक्वल्स टू n-1, दैट इज 3 - 1 विच इज 2, राइट। तो फीबो 2 को पहली कॉल लगी, तो यहाँ पे एक नया स्टैक फ्रेम आया विच इज फीबो ऑफ 2 के लिए। सो n इक्वल्स टू 2, राइट। यहाँ से फर्स्ट कॉल लगी फॉर फीबो ऑफ 2। अब फिर से पूरा कोड चलेगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस केसेस, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 1, और ये 1 किसको रिप्लेस करेगा? जहां से कॉल लगी थी। तो ये वाला स्टैक फ्रेम जाएगा बाहर, और ये 1 जाएगा उस प्लेस पे जहां से कॉल लगी थी विच इज हियर। तो यहाँ पर आ गया 1, और साथ में अब दूसरी कॉल चलेगी विच इज फॉर फीबो ऑफ n-2, फीबो ऑफ 1। तो यहाँ से एक और कॉल चली विच इज फीबो ऑफ n-2 विच इज फॉर फीबो ऑफ 1। तो इस वाले स्टैक फ्रेम को लोड कराते हैं, n इक्वल्स टू 1। नाउ पूरा कोड लोड हुआ, इसके अंदर एक एक करके इंस्ट्रक्शंस चलनी शुरू हुई, लेकिन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ही सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन विच इज n इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा, और ये 0 कहाँ पर जाएगा रिटर्न होकर? जहां से उसको कॉल लगी थी, दैट इज दिस प्लेस, राइट। तो इस स्टैक फ्रेम को निकालते हैं बाहर, और इस f1 की जगह पे आ चुका है 0। अब न्यू टर्म के अंदर ये एडिशन रखा हुआ है, दैट इज 1 + 0 इक्वल्स टू 1,
और आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है न्यू टर्म को रिटर्न कर दो। और न्यू टर्म को आप कहाँ रिटर्न करोगे, जहां से उसको कॉल लगी थी, दैट इज एफ ऑफ थ्री। ठीक है, तो यहां पर हमने रिटर्न कर दिया वन। ठीक है, तो टू प्लस वन इज इक्वल्स टू थ्री। और ये न्यू टर्म का आंसर रिटर्न होकर जाएगा इस फीबो ऑफ फाइव की जगह पे, विच इज थ्री। ठीक है, तो ये वाला स्टैक फ्रेम गया और फीबो ऑफ फाइव का आंसर अभी हमें मिल चुका है थ्री, राइट। एंड दिस इज रिटर्न बैक टू मेन फंक्शन एज वेल, जिसमें हमने बोल रखा है कि फीबो ऑफ फाइव का जो भी आंसर आए उसे प्रिंट करा देना। सो दिस थ्री विल बी प्रिंटेड और आफ्टर प्रिंटिंग दिस विल गो आउट ऑफ द स्टैक एज वेल। ठीक है, तो हमने क्या देखा है अभी तक, हमने देखा है कि फीबो ऑफ टू ने रिटर्न किया था यहाँ से वन, फीबो ऑफ वन ने रिटर्न किया था जीरो, वन प्लस जीरो वॉज वन, तो वो हमने फीबो फोर को जो सेकेंड कॉल थी उसका आंसर हमने रिटर्न कर दिया, दैट इज वन। देन टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री है विच वी हैव रिटर्न टू फीबो फाइव। एंड देन फीबो फाइव को कॉल लगी हुई थी मेन फंक्शन से, तो मेन फंक्शन ने इस वैल्यू को लिया और इसको प्रिंट कर दिया, दैट इज सिस आउट के अंदर डाल दिया। ठीक है, कि जो भी वैल्यू आई है फाइनल फीबो फाइव की उसे प्रिंट करा दो, तो थ्री विल बी प्रिंटेड। सो दिस इज हाउ दिस होल थिंग इज हैपनिंग। अब आप देख सकते हो कि सामने जो आपके पास डायग्राम है, इट लुक्स लाइक ट्री डेटा स्ट्रक्चर, है ना। ये स्पेस एक्चुअल में नहीं ले रहा है, दिस इज ओनली समथिंग विच इज टेकिंग प्लेस इन स्पेस, दैट इज इन योर इमेजिनेशन, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट स्पेस ट्री, है ना, स्टेट स्पेस ट्री। क्योंकि ये एक्चुअल ट्री डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्पेस में ऐसा बन रहा है जैसे कि वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्टेट स्पेस ट्री एंड दिस इज हाउ रिकर्जन ट्री लुक्स लाइक। और इसीलिए इसको ट्री रिकर्जन कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसका इस तरीके से पिक्चराइज करने की कोशिश करते हो, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I hope that this one is absolutely clear that why it is called as tree data structure or state space tree, है ना, why it is called as tree recursion.